आपका अपने YouTube चैनल UPPCS एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम जो है आज पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। ठीक है, इसके इसके अवसर पर आज हम जो है पर्यावरण का कुछ टॉपिक है जिसको देखेंगे, जिसमें है भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि क्या है जलवायु परिवर्तन, क्या होता है जलवायु, क्या होता है मौसम, क्या है जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ। उसके साथ ही हम 2 आर्टिकल, एक जनसत्ता में है पर्यावरण के संकट से संबंधित एक आर्टिकल है जिसमें आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण की भी संतुलन की बात की जा रही है, और दूसरा जो है उसमें दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में छपा है, न्यायिक सक्रियता से ही संभव हो पाएगा प्रकृति का संरक्षण। इसके जो है इसमें जो है संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर वैधानिक प्रावधान क्या हैं, और न्यायिक सक्रियता द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी चर्चा की गई है। तो इनको हम होल करके, इनको सारे को एक करके हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जलवायु है। तो जलवायु क्या है, किसी स्थान के लंबे समय में जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं की औसत होती है। ठीक है, ये जो है जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे तापमान, वर्षा, पवन प्रतिरूप, हिम, ये सब जो है मौसमी घटनाएं हैं। इनका जो है लंबे समय तक जो औसत होता है वही जो है जलवायु होता है, कई सालों तक होता है। अब जलवायु परिवर्तन मुख्यतः तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन प्रतिरूपों में आए बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है, जो कई वर्षों में होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन से। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद लिखा है, तो यहाँ से आपको कैसे आंसर लिखना है इसकी मतलब कि इसका भी ज्ञान, नॉलेज होगा। ठीक है, मेंस में देखिए, भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इससे निपटने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, आप इस संबंध में क्या सुझाव देंगे, आपको सुझाव भी देना है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। देखिए, पहले भूमंडलीय तापन को समझते हैं। तो भूमंडलीय तापन कह रहा है कि इसका अर्थ पृथ्वी के निकटतम सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। क्या है भूमंडलीय तापन का अर्थ, कि जो औसत तापमान है पृथ्वी के निकटतम, पृथ्वी सतह की वायु का और महासागर की के सतह के औसत तापमान जो है उनकी में जो वृद्धि हो रही है, उनमें जो वृद्धि हो रही है, उसे ही वायुमंडलीय तापन कह रहे हैं। वैश्विक स्तर पर औसत तापमान और वर्षा का स्तर, वैश्विक स्तर पर तापमान और वर्षा का स्तर बदलता जा रहा है, जिसे जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या है, इसी भूमंडलीय तापन के कारण ही वैश्विक स्तर पर जो मौसमी घटनाएं हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम फिर क्या कह रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, भूमंडलीय तापन। ठीक है, अब जलवायु की परिभाषा में मौसम के घटकों की दीर्घकालिक औसत के रूप में दिया जाता है। अब जलवायु और मौसम में यही अंतर है कि मौसम एक अल्पकालिक समय के लिए होता है, जैसे आज का मौसम, कल का मौसम, लेकिन जब जलवायु कहेंगे तो कई साल उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो कई साल की जलवायु। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब औसतन तापमान में वृद्धि, जो वैश्विक तापन है उसमें जो वृद्धि हो रहा है, उसके कुछ प्राकृतिक कारण हैं और कुछ मानवजनित कारण हैं। तो देखते हैं पहले मानवजनित कारण कौन कौन से हैं। तो मानव निर्मित कारणों में ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, आगे हम समझेंगे। ग्रीन हाउस गैस का अधिक मात्रा में होना है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, आइए समझते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत बनी हुई है। इस परत में मेथेन, देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे गैस शामिल हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की यह परत पृथ्वी की सतह पर संतुलन बनाए रखने में उपयोग की जाती है। देखिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई शीशे का एक आप कमरा नुमा घर बना दीजिए। ठीक है, शीशे का कमरा नुमा जैसे हमने ये घर बना दिया। अब यहाँ क्या है, सूरज की जो प्रकाश है वो आ रही है, तो वो जो प्रकाश आ रही है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में आ रही है। ठीक है, तो वो जो है इसको भेदते हुए चली आएंगी, अंदर आ जाएगी। फिर पृथ्वी जब गर्म होगी तो वो भी जो है उत्सर्जन करेगी। ठीक है, अब जब वो उत्सर्जन करेगी तो वो दीर्घ तरंग विकिरण का करेगी, जो कि इस जो कांच का घर है इसको वो पार नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर वो वापस हो जाएंगे, तो ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में ऐसे ही खेती की जाती है। अब यही काम जब गैस करते हैं, जो मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड,
पृथ्वी पर जो है तापमान का संतुलन बनाने के लिए गैस करते थे, लेकिन जब इन गैसों की मात्रा अधिक हो जाएगी तो तापमान जो है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा, उसे ही वैश्विक तापन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, आवश्यक है। विश्लेषकों के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस की परत नहीं होती तो पृथ्वी के तापमान काफ़ी कम होता, जिससे यहाँ पे जीवन संभव न होता। ठीक है, फिर आगे देखिए, आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियाँ, वही जो हमने बताया कि जैसे मानवीय गतिविधियाँ बढ़ी वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा, वृद्धि हुआ, जिसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ गया। आइए देखते हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछता है, और ये हमारे मतलब कि नॉलेज में हमें पता भी होना चाहिए कि कैसे ये वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन जो हम पेपर में पढ़ते रहते हैं ये कैसे हो रहा है। तो पहले नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्रोत है वो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से होता है। जो हम जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं, जैसे अपने जो आप कार में या मोटरसाइकिल में या इन चीज़ों में जो ईंधन यूज करते हैं उसमें से जो है उत्सर्जन जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जीवाश्म ईंधन ईंधन जो है सबसे बड़ा स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन का, उत्सर्जन का, सॉरी। ठीक है, अब कोयला और देखिए पेट्रोलियम उत्पादों का में उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरे पे मीथेन है। मीथेन क्या है, धान की खेती और मवेशी पालन जो होते हैं वहाँ से होता है। और आर्द्र भूमि जो होते हैं, आर्द्र भूमि पढ़ा होगा आपने, वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड देखिए, ये धान के खेत, अब देखिए धान के खेत से मीथेन भी हो रही है और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड भी हो रही है, ये हास्य गैस भी होती है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए, एक बार पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर कुछ विषाणु होते हैं। ठीक है, और वायुयानों के में प्रयुक्त जो एविएशन फ्यूल होते हैं, चिप्स के पैकेट में यूज होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और पैक किए गए भोज्य पदार्थ में भी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ये क्या होता है, विद्युत उपकरणों के निर्माण में जैसे ट्रांसफार्मर आदि में प्रयोग किए जाते हैं। पर फ्लोरोकार्बन एल्युमिनियम और इसके अयस्क के रूप में यूज होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन HFC। अब देखिए इसका क्या कहानी है। HFC क्या है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसके तहत जो ओजोन क्षरण वाली गैसें थी उनको रोकने के लिए CFC के स्थान पे HFC को लाया गया था। ठीक है, जैसे कि प्रशीतक हो गए या जो फोम होता है इसमें उपयोग किया जाता है HFC का। तो इसको जो है CFC क्या है, ये ओजोन परत को डिप्लीट मतलब क्षरण पहुंचाने वाली गैस है, तो उसके स्थान पर इसको लाया गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो है ये ग्रीन हाउस गैस है और जो है तापमान को बढ़ाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब ये भी है, इसको खत्म रोकने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं सारी गवर्नमेंट। अब देखते हैं आगे क्या है। उपयोग में परिवर्तन, पेड़ पौधों की कटाई लगातार चल रही है। जैसे क्या जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है देख रहे हैं आप, जंगलों को काट कर वहाँ खेती की जा रही है या फिर वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों के जलने से एरोसोल का उत्पादन। ठीक है, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, जिससे जो कंक्रीट वाले घर होते हैं उससे जो है ज़्यादा उत्सर्जन होता है। ठीक है, कार्बन का। फिर अब प्राकृतिक कारण देख लेते हैं। तो प्राकृतिक कारण में प्राकृतिक दबाव, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में बदलाव हुआ है, और ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। और पृथ्वी की कक्षा में बहुत धीमा परिवर्तन। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। अभी कारण क्या था, मेन कारण क्या था, जो वैश्विक तापन है यही जलवायु परिवर्तन का मेन कारण था। और वैश्विक तापन का मेन कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैस है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, HFC, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में प्रभाव कौन कौन से। अब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इससे प्रभाव क्या हो रहा है। अब जब जलवायु मतलब तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के थ्रू वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ रहा है, तो जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है, बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे तटीय नगरों और द्वीपों में जलमग्न हो जाएगा, जिससे जो है प्रवजन होगा। प्रवजन मतलब क्लाइमेट जो है रिफ्यूजी, जो अब अगर जो है डूबने लगेगा तटीय क्षेत्र और कुछ द्वीपीय शहर, तो वहाँ से लोग जो है वहाँ से दूसरे देश की ओर जाने लगेंगे। जैसे सीरिया में जब गृह युद्ध हुआ तो वहाँ से कई मतलब देखिए लोग जो है यूरोप की ओर पलायन किए थे। मिट्टी की उर्वरकता में ह्रास,
देखिए अब लगातार आप देख रहे होंगे कि जो उर्वरकता क्षमता है मृदा की वो कम होती जा रही है, तो उसका भी जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। फिर वर्षा पैटर्न में बदलाव था, खास सुरक्षा पर संकट। अब देखिए वर्षा पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है कुछ समय से कि बिना मतलब मानसून के पूरी वर्षा हो जा रही है, मानसून देर से आ रहा है, और जो भारत का मानसून कृषि है वो 60% मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर वर्षा जो है के पैटर्न में बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है खास सुरक्षा पे संकट तो आएगा ही आएगा। फिर बीमारियों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 का जो है फैलाव हो रहा है, ठीक है, कोविड-19 का फैलाव हो रहा है। जल संसाधनों की कमी हो रही है, सूखा बढ़ रहा है, सूखे की घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं, जिससे जो है जल संसाधनों की कमी हो रही है, ठीक है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के 40% प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, ठीक है, 40% प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, क्योंकि जो उनके आवास का विखंडन बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। फिर देखिए जंगलों में आग की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जनवरी 2019 में ब्राजील के अमेजन में वन अग्नि का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा कि जो वहाँ के वन थे उनमें जो है भयानक आग लगी थी। ये घटनाएं बार बार देखी जाती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी। इसकी गठन जो आईपीसीसी जो है ये अंतर सरकारी जो पैनल है जलवायु परिवर्तन पर, इसकी स्थापना 1988 में यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, और वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम जो संगठन है, इसके द्वारा किया गया था। इसका कार्य क्या है? आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसमें 195 देश हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रयास, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इसके प्रयास तथा भविष्य में संभावित जोखिमों के साथ अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं की रणनीति का वैज्ञानिक आकलन करना। ये जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, उनको प्रभावों को कम करने के लिए नीति निर्माताओं की रणनीति का जो है वैज्ञानिक अध्ययन करता है। फिर दूसरा क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, FCCC, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करना है, ठीक है। अब 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला जो सम्मेलन हुआ जल पर्यावरण को लेकर 1972 में हुआ था, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन हुआ जिसमें जो है प्रकृति की संरक्षण की बात की गई थी, पर्यावरण को एक मुद्दा बनाया गया था 1972 में, ठीक है। उसके बाद उसके 20 साल बाद फिर 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसके तहत एक कदम उठाया गया कि 1997 में बहुचर्चित क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, जिसे 2005 में जो है लागू किया गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि विकासशील देशों ने ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया। अब इससे जो है विकासशील देशों ने जो है ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण करने के लिए लक्ष्य तय कर लिया, ठीक है। फिर तीसरा पेरिस समझौता, जो अभी जिसमें भारत बहुत अच्छा योगदान कर रहा है। 2015 में जो वो UNFCCC के तहत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, उनके तहत पेरिस में 2015 में सम्मेलन हुआ, जिसके तहत पेरिस समझौता आया, जिसमें 195 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये, ठीक है। और इसमें फिर चौथा क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड है। फिर REDD+ है, मतलब वनों के अंतर्गत निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण पर नियंत्रण करना, मतलब कैसे भी वनीकरण को फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को मतलब वो हतोत्साहित करना है। मिशन इनोवेशन, स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मिशन इनोवेशन जो है कुछ राष्ट्रों और यूरोपियन यूनियन द्वारा शुरू किया गया था। पेरिस समझौते के अंतर्गत एक स्वैच्छिक रूप से INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसके अंतर्गत क्या है कि जो सभी जो सिग्नेचरी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, वो लोग क्या करेंगे कि अपने जो देश में जो उनका जो है कार्बन उत्सर्जन है वो कुछ % तक कम करेंगे। जैसे भारत ने क्या है कि वो जो है 33% तक अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा 2030 तक, ठीक है। भारत ने क्या प्रयास किए हैं? ये तो वैश्विक स्तर पर हो गया। भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
लॉन्च किया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार और विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और समुदायों को जलवायु परिवर्तन के से उत्पन्न खतरों तथा इसके मुकाबले करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्य योजना के अंतर्गत 8 मिशन शामिल हैं। अब कौन कौन से वो 8 मिशन हैं, आइए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, फिर सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, फिर राष्ट्रीय जल मिशन, फिर हिमालय परितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, फिर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, फिर अगला क्या है, 7वां है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, 8वां है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। ठीक है, अब फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भी जो है पेरिस समझौता 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से ये पेरिस समझौता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये क्या है, यूएसए जो आईएसए है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये सौर ऊर्जा से संपन्न देशों की एक संघ आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जो मकर रेखा है और कर्क रेखा है, उनके बीच में जो भी देश पड़ते हैं उनमें जो है सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए ये संगठन बनाया गया है, जिसमें जो है जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों की मदद करेंगे तकनीकी और वित्तीय रूप से। अब सुझाव देखिए, हम सुझाव क्या देंगे अपने स्तर पर, हम सुझाव देंगे कि देखिए जो लॉकडाउन मतलब कि जो कोविड-19 में जलवायु परिवर्तन से मानवता को एक संक्षिप्त राहत मिली है। कैसे, लॉकडाउन के दौरान जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में निश्चित रूप से कम हो गया है, परंतु महामारी फैलने से अब समाज की संरचना और कामकाज में बदलाव की ज़रूरत है। मतलब आपने जो लॉकडाउन जो लगा है उससे जो है ये जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन कम हुआ है, तो उसमें जो है जो पर्यावरणीय कारक हैं उसमें सुधार देखने को मिला है। ठीक है, तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि हमें जो है अपने जो समाज की संरचना है और कामकाज है उसमें बदलाव लाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अगला क्या है, प्रौद्योगिकीविदों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों को इक्विटी और जलवायु न्याय के सिद्धांतों के आधार पर एक अस्थायी व्यवस्था करने की योजना बनानी चाहिए। फिर विभिन्न देशों के नेताओं को जलवायु संकट पर उसी सतर्कता से काम करना चाहिए जिस सतर्कता से उन्होंने कोविड-19 पर किया है। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से सुझाव देंगे। फिर कहेंगे कि भूवैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों द्वारा विकिरण का विनियमन करना चाहिए। अब निष्कर्ष के तौर पर कहेंगे, स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए आम जनमानस को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं जो 2 आर्टिकल आए थे इसमें जो है वो दोनों, एक जनसत्ता का था और एक जो है आपके राष्ट्रीय संस्करण का था। हाँ, तो पहले जनसत्ता का आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल है विकास, पर्यावरण और सवाल। ठीक है, विकास, पर्यावरण और सवाल। तो इसमें देखिए राइटर शुरुआत में कहते हैं ये स्टार्टिंग में कि एक मिनट, हाँ, स्टार्टिंग में कहते हैं राइटर कि पर्यावरण पूरी दुनिया का गंभीर मुद्दा है, जीवन और अर्थव्यवस्था के पहलू से जुड़ा हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को नहीं गिनता है। जैसे जब हम अर्थव्यवस्था की समृद्धि को बढ़ाते हैं तो कई सारे जो पर्यावरणीय प्रभाव भी नकारात्मक पड़ते हैं। जैसे अभी आपने चर्चा में सुना होगा बुक्सवा टाइगर, बुक्सवा फॉरेस्ट रिजर्व्स। ठीक है, क्या हुआ है कि ये जो है एमपी में पड़ता है। एमपी में जो पन्ना की खाने हैं उसी के आसपास जो है पता चला है जो है कि वहाँ पे हीरे की खान है, तो उसको जो है उसके खनन के लिए ये 2 लाख पेड़ों को काटने की बात की जा रही है, जो कि जो है अब देखिए इससे जो है आर्थिक समृद्धि तो आएगी लेकिन पर्यावरणीय क्षति भी तो हो रही है। तो यही राइटर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को नहीं गिनता है तथा उसकी भरपाई तो उन्हें कम करने पर हुए खर्च को जीडीपी में गिना जाता है, लेकिन जो
उसकी भरपाई मतलब वनीकरण कर रहे हो या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो उसमें जो खर्च आया वो जीडीपी में आप गिनते हो राष्ट्रीय आय के रूप में, ठीक है। लेकिन आर्थिक समृद्धि पर्यावरणीय कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण की जबरदस्त क्षति के बाद प्रमुख औद्योगिक शक्ति जो पर्यावरण की क्षति हुई है, इसी के बाद ही जो देश हैं, ये दूसरे वाले पैराग्राफ में राइटर बोलते हैं कि जो विकसित देश हैं वो जो है औद्योगिक शक्ति को प्राप्त किए हैं। विकास को इसलिए जो है अब विकास को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है, जो पारिस्थितिकी संपन्नता के संदर्भ में मापा जा सके, और जो है मतलब उसके स्वरूप को मतलब पर्यावरण को भी उसमें जो है शामिल, विकास की अवधारणा में शामिल किया जाए। अब इन्होंने उदाहरण दिया आगे जो है कि कैसे जो है ये मतलब कैसे कुछ उदाहरण दिया, जैसे कहा जापान में एशियो की तांबे की खदान है, जिसमें से जब उसमें खनन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे जो है फसलों के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साथ ही बताते हैं कि पंजाब में कीटनाशकों और कीटनाशकों का हानिकारक प्रभाव जो है कीटनाशकों और हानिकारक रसायनों का अंधाधुंध पर प्रयोग किया गया, जो कि कैंसर से मौतों में वृद्धि हुई वहाँ पे आसपास। इसके लिए जो है अब वहाँ के लोग जो है 1970 की जो हरित क्रांति है उसको दोष देते हैं कि उसके बाद से जो है लगातार कीटनाशकों और रसायनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग बढ़ गया था। अब जलवायु परिवर्तन, अब देखो वायु परिवर्तन का भी जो है राइटर बताते हैं कि दिल्ली कोलकाता के में प्रत्येक वर्ष हजारों लोग मरते हैं, किससे? वायु प्रदूषण से मरते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि सोनभद्र में खनन से जो है लगभग 28 करोड़ राजस्व मिलता है गवर्नमेंट को। इससे निकलने वाली राख जो है वो कैंसर जैसी घातक बीमारी उत्पन्न करती है। फिर आर्सेनिक, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन जैसे भारी धातु दमा, फेफड़े के विकार, टीबी, कैंसर के कारण होते हैं। अब उन्होंने फिर झारखंड, जो कि नागपुर का जो क्षेत्र है, नागपुर पठार का जो क्षेत्र है, वो खनिज संसाधन के दृष्टि से देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो झारखंड के खनिज संपदा के मामले में भारत सबसे अमीर राज्यों में से एक है। हवा पानी जहरीली हो गई है झारखंड की। वो झारिया का उदाहरण देते हैं राइटर, कहते हैं कि झारिया में कोयला धूल सर्वव्यापी है। कपड़े अगर कुछ मिनट के लिए बाहर आप डाल देते हैं तो जो है वो काले पड़ जाते हैं मनुष्यों। अब इन्होंने बताया आगे कि मनुष्यों को जो है प्रकृति के साथ, हाँ मनुष्यों को ठीक है, मनुष्य को प्रकृति से मिलने वाली पर्यावरणीय सेवाओं पर निर्भर है। मनुष्य जो है वो जो पर्यावरणीय जो सेवाएं मिलती हैं उसी पर निर्भर है, ठीक है, उस पर जो है निर्भर है। लेकिन जब आप विकास को मापते हैं, जैसे यूएनडीपी ही जब विकास को का जो विकास एचडीआई निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, तो उसमें पर्यावरणीय प्रभावों का ध्यान नहीं रखता है। बाजार अर्थव्यवस्था जो है पर्यावरणीय शोषण के खिलाफ लोगों के संघर्ष और आंदोलन को मान्यता नहीं देता है। जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो पर्यावरणीय शोषण के खिलाफ लोगों के संघर्ष और आंदोलन को मान्यता नहीं देता है। अब जलवायु परिवर्तन इस सदी में सबसे बड़ा संकट है, ठीक है। विकसित और विकासशील जो देश हैं, यहाँ पे ये जलवायु परिवर्तन के बारे में यहाँ कहा गया है राइटर द्वारा कि जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच द्वंद्व है कि विकासशील देश कहते हैं कि हम तो अभी मतलब विकास के चरण में हैं, तो हमारे द्वारा अभी इतना उत्सर्जन ही नहीं किया गया है कि जलवायु परिवर्तन हो। और विकसित देश कहते हैं कि जो है हम जो है अपने जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम कर रहे हैं और विकासशील देश भी कम करें, तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं दोनों जो है गुट जो है, जो विकासशील और विकसित देश हैं, ठीक है। इसके लिए अब क्या है कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो 1950 के बाद से ज़्यादा से ज़्यादा भूमि कृषि योग्य बना दी गई है। 2 दशक बाद जो है 35% मैंग्रोव जो है वो नष्ट हो गए हैं। 4 दशकों में 52% जो है वनस्पतियाँ और जैविक प्रजातियों का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आवास एवं प्रजातियों का नुकसान हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ये नुकसान क्यों हुआ है जो है प्रजातियों और वनस्पतियों का, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके लिए जो आवास विखंडन जब इनका हो रहा है, तो इससे वनस्पति और प्रजातियों का जो है वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का विनाश हुआ है तेज़ी से। फिर आगे कहते हैं 2 दशकों में जो है सॉर्स, मार्स, इबोला, निपाह, अब कोरोना विषाणु ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को हिला के रख दिया है। कैलिफोर्निया से साइबेरिया के जंगल जो है धधकते रहे हैं, मतलब वहाँ पे आग लगती रही है, चाहे ब्राज़ील में आप जो है
अमेजन का जो वन है, या फिर वहाँ पे आप देख लिए ऑस्ट्रेलिया में हर जगह जो है जंगल वन से धधकते रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट भी आई है। हमारा स्वास्थ्य प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार का परिणाम है, और जो ये परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, ये हमारा जो प्रकृति के साथ व्यवहार है उसके कारण है। ठीक है, तो अब राइटर कहते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना होगा हमें, परंतु हम यह भूल गए कि हमारी संपूर्ण आर्थिक समृद्धि जो है आंखों में नजर न आने वाले सूक्ष्म जीव ही जो है मिटा सकते हैं। हम जब अगर मतलब हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो जो ये कोरोना में जो विषाणु हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, ये जो है पूरी दुनिया को मिटाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें प्रकृति को सम्मान करना चाहिए। और राइटर अंतिम पैराग्राफ में सजेशन देते हैं कि हमें जो है जो जहरीली कीटनाशक और हानिकारक जो उर्वरक थे उनका उपयोग ना कर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही विकास के ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ना होगा जो पर्यावरणीय समस्याओं के चिर अस्थायी समाधान और जलवायु आपातकाल की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम हो। साथ ही जो है हमें पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना होगा और ये जागरूकता फैलाना होगा। ठीक है, जैसे आज पर्यावरण दिवस है तो इससे देखिए जो है लोग वनीकरण बहुत तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला आर्टिकल जो है इसको देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का आर्टिकल है, न्यायिक सक्रियता से ही संभव प्रकृति का संरक्षण। अब देखिए इसमें जो है राइटर शुरुआत में ही कोट करते हैं गांधी जी का जो है विचार, जिसमें कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि जो पृथ्वी पर इतने संसाधन हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति लालच नहीं पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो ये गांधी जी की विचारधारा है, इसी के आधार पर संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो राइटर बताते हैं कि 1972 में जब स्टॉकहोम में फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो मानव पर्यावरण सुरक्षा पर पहली बार बात किया गया था। फिर 1976 में भारत में क्या हुआ, यहाँ पे आगे राइटर बताते हैं, 1976 में भारत में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48A और 51A जोड़ दिया गया, जिसमें राज्य और नागरिकों को पर्यावरण सुरक्षा का दायित्व दे दिया गया। साथ ही जो है वन्यजीव और पर्यावरण जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब आगे जो है संविधान में नैसर्गिक न्याय को आगे राइटर बताते हैं कि संविधान में नैसर्गिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाता है। तो हमारा कर्तव्य भी है कि पर्यावरण सुरक्षा कर ऐसे न्याय की उपलब्धता को राज्य का समर्थन करें हम। ठीक है, अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हम रहते हैं, ये अच्छी बात है। विकास जो विकसित समाज है उसका अभिन्न अंग है कि हम जो है अधिकारों के प्रति सचेत रहें, लेकिन साथ ही साथ हम कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब राइटर आगे बताते हैं जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है ये हमारे अधिकारों की बढ़ती मांग के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं बढ़ पाने में योगदान दे रहा है। ठीक है, अब कर्तव्यों का पालन राष्ट्रवाद है एवं राष्ट्र के विकास में सीधे योगदान ये करता है। ठीक है, कर्तव्यों का पालन जो है ये राष्ट्रवाद है और राष्ट्र के विकास में ये सीधे योगदान कर रहा है। अब यहाँ पे तात्पर्य समझाते हैं राइटर, किसी व्यक्ति के कर्तव्य का पालन करने से किसी अन्य के होती है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अगर कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो अन्य व्यक्ति के वो अधिकार की रक्षा भी कर रहा है। फिर अधिकार एवं कर्तव्य सहसंबंधी हैं। राइटर आगे बताते हैं अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो सहसंबंधी हैं। अधिकार आधारित दृष्टिकोण से कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण की ओर हमें परिवर्तित होना होगा। हम जो अपनी विचारधारा को हमें अधिकार आधारित दृष्टिकोण से कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण की ओर उन्मुख करना होगा। ठीक है, अब इसमें न्यायपालिका की भूमिका को राइटर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका कैसे जो है पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, देखिए बताते हैं कि इसके न्यायपालिका के पहलकारी प्रयासों से न केवल नए अधिकारों की पहचान हुई है बल्कि राज्य नागरिक जवाबदेह और कर्तव्यनिष्ठ भी बना है। इन्होंने एक केस का जिक्र किया है, वो केस है SC मेहता केस 1997 में हुआ था, जिसमें जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जन न्यास और पारिस्थितिकी सिद्धांत की व्याख्या की गई थी, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों के लिए राज्य एक न्यासी या ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा, ना कि उसके स्वामी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसका उपयोग जन कल्याण हेतु किया जाएगा। फिर 1981 में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंगा नदी प्रदूषण के संबंध में जो है उन्होंने कहा कि चमड़े कारखाने को, राइटर बताते हैं कि 1981 में गंगा नदी प्रदूषण के मामले में जो राइटर वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चमड़े कारखाने को, जो चमड़ों के कारखाने हैं उनको हस्तांतरित करने पर बेरोजगारी उत्पन्न होगी, परंतु जीवन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी जो है नागरिकों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कोविड संकट में अति सक्रियता कहकर जो है न्यायपालिका की जो है अगर आलोचना की जा रही है, अगर हम पूर्व ग्रह रहित होकर विचार करें तो ये न्यायपालिका के दृष्टिकोण की महत्ता है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि राइटर की न्यायालय ने अपने पहलकारी प्रयासों द्वारा ही यह निर्देश दिया कि, मतलब न्यायालय ने एक निर्देश दिया, यहाँ पे लास्ट में राइटर बताते हैं कि न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारत में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा शामिल होनी चाहिए। देखिए, पर्यावरण की जागरूकता के लाने के लिए हमें जो है प्रत्येक स्तर पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, मतलब कि कॉलेज स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करना ही होगा। ठीक है, आगे बताते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा और राज्य और नागरिकों पर एक समाज बाध्यता बनाया जाना चाहिए। सामाजिक बाध्यता मतलब जो पर्यावरण सुरक्षा है वो राज्य और नागरिकों पर, राज्य के कैसे, राज्य पर जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके संविधान के 48A के तहत, और नागरिकों पर जो 51A मौलिक कर्तव्य हैं उसके अंतर्गत जो है ये सामाजिक दायित्व को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, बनाया जाए तभी जो है पर्यावरण की संरक्षण को जो है संरक्षण किया जा सकता है। ठीक, फिर आगे जो है अब देखते हैं जो वैधानिक प्रावधान पर्यावरण के लिए किए गए हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो कानून बनाए गए हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाया गया 1972 में कानून, पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में, वन संरक्षण के लिए 1980 में, जल प्रदूषण संरक्षण के लिए 1974 में, ध्वनि प्रदूषण संरक्षण के लिए 1981 में। ठीक है, और फिर जो जैव विविधता संरक्षण के लिए 1988 में, वन नीति 1988 में आई है। ठीक है, वन नीति जो जैव विविधता 2002 में, जैव विविधता जो 2002 में, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, और वन नीति जो है ये 1988 में है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो है टोटल जो भूमि क्षेत्र है उसका जो है 33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। और भारत में अभी कितना है, लगभग जो है 21.54% जो है वन क्षेत्र है। तो हमें जो है अभी कितना 12% लगभग 11% लगभग बढ़ाना है। ठीक है, इसके लिए वनीकरण लगातार किया जा रहा है। आज चूँकि पर्यावरण दिवस है तो आज जो है लोग बढ़ चढ़ के वनीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप देख रहे होंगे फॉरेस्टेशन को गवर्नमेंट भी लगातार बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी हाल में ही जो है एक दिन में 22 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथियों आज का जो ये लेक्चर था कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जो भी कमी हो। ठीक है, धन्यवाद साथियों।